नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। अगर आपको भी आईटीआर फाइल करना झंझट वाला काम लगता है या आप पहली बार आईटीआर फाइल करने वाले हैं और आईटीआर फाइलिंग के जो प्रोसेस है उसको लेकर बहुत परेशान है कि इसको करूंगा कैसे, तो आज का हमारा ये जो शो है ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि कैसे आसानी से आप खुद अपना आईटीआर भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और किससे भरना है कौन सा आईटीआर फॉर्म। इस साल आईटीआर के नियम और प्रोसेस में भी थोड़े से हुए हैं बदलाव, वो भी हम बताएंगे इस शो में। हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, साथ ही टैक्स एक्सपर्ट विमल जैन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आप लोग वो लोग हों जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को इन महीनों में पड़ती है जब लोगों को अपने आईटीआर की पूरी जानकारी आप लोगों से जुटानी होती है। इसलिए आज का हमारा ये शो काफ़ी खास है और हम कोशिश भी यही करेंगे कि सारे ही लोगों को ये शो देखने के बाद कम से कम एक आइडिया मिल जाए कि उनको अपना आईटीआर कैसे भरना है। तो सबसे पहले सुनील जी आपसे शुरुआत करते हैं। एक जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो एक कंफ्यूजन से शुरू होता है जो इस बार है कि 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। अच्छा, 31 जुलाई का आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख है, ये तो लोगों को पता है, माफ कीजिएगा 31 अगस्त। लेकिन 31 अगस्त भी जो साथ में लग के आया है तो लोग कंफ्यूज हो गए कि मेरा आखिरी तारीख कब होगा। मतलब सैलरीड पर्सन है तो उनका कब होगा, प्रोफेशनल्स हैं तो उनका कब होगा, अगर बिजनेसमैन है तो उनकी आखिरी तारीख क्या होगी। तो पहले तो प्लानिंग कैसे शुरू करें, दूसरा ये तारीख का कंफ्यूजन क्या है। है एक तो असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर को लेके कंफ्यूजन है और 31 जुलाई और 31 अगस्त को लेके कंफ्यूजन है जी। तो पहली बात तो ये मान लीजिए कि इस बार जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 26-27 की कर रहे हैं, टैक्स ईयर 26-27 की नहीं कर रहे हैं। तो एक ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 26-27 टैक्स ईयर की रिटर्न आप अगले साल फाइल करेंगे। जहां तक सवाल है 31 जुलाई और 31 अगस्त को लेके, देखिए पहले हमारे पास 3 डेट्स हुआ करती थी, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। लेकिन इस बार 31 अगस्त को और डाल दिया है साथ में। तो पहले मान लीजिए कि 31 जुलाई और 31 अगस्त किसके लिए है? जो सैलरी से इनकम कमाते हैं, सैलरी से इनकम है, पेंशन से इनकम है, ब्याज से इनकम है, यानी जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई ही लास्ट डेट है रिटर्न भरने की। इस बात को ध्यान रखिए। 31 अगस्त एक स्पेशल बनाया है क्योंकि 31 जुलाई को बहुत रश हो जाया करता था, तो 31 अगस्त बना दिया उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस से इनकम है, जो प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए 31 अगस्त है। लेकिन जिनका ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए डेट 31 अक्टूबर ही होगी। तो इसलिए जो प्रिजम्पटिव टैक्स में स्कीम भरा करते थे, प्रिजम्पटिव स्कीम जो अडॉप्ट किया करते थे, सेक्शन 44A, यानी छोटे व्यापारी, 2 करोड़ तक की टर्नओवर वाले व्यापारी या 50 लाख रुपए तक के प्रोफेशनल्स, उनके लिए नया कैटेगरी आ गया 31 अगस्त। अब आप 31 अगस्त तक अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और रिटर्न टाइम पे फाइल ना करने के बड़े नुकसान होते हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टाइम पे रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। वो बड़े नुकसान आप लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है। आगे जानेंगे हम किस पर क्या बड़े नुकसान होंगे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। लेकिन एक और कंफ्यूजन जो लोगों को होता है, विमल जी मैं चाहूंगी उसको आप दूर कीजिए। और ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, ये मुझे लगता है लगभग 70-80% लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, वो ये समझ ही नहीं पाते। तो आप जरा बताइए किसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म है। देखिए, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट से आती है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी लेस देन 5,000 है, टोटल इनकम लेस देन 50 लाख है, तो आपको आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। सुनील जी ने कहा ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2026। जब आईटीआर 2 की बात करते हैं तो आईटीआर 2 में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर जिनकी कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, सैलरी भी हो सकते हैं, पेंशन भी हो सकती है, बट कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, या जिनको अपने फॉरेन एसेट, जहां पे भी हम डिस्क्लोजर की बात करते हैं कि फॉरेन एसेट एंड फॉरेन इनकम का डिस्क्लोजर करना है, अदर सोर्सेस का डिस्क्लोजर करना है, जहां टोटल इनकम मोर देन 50 लाख हो जाती है, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 हो जाती है, उनके लिए आईटीआर 2। और ये इसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2026। सुनील जी ने राइटली पिकअप किया कि 31 अगस्त किन के लिए होगी। तो जो बिजनेस प्रोफेशन में हैं लेकिन जिनकी ऑडिट नहीं होनी है, आईटीआर 3 जाएगा उनका। और आईटीआर 4 है जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन रेजिम में आते हैं, लाइक स्पेसिफाइड बिजनेस,
जिनकी थ्रेशोल्ड 2 करोड़ है। प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, जिनकी 50 लाख की लिमिट है, 44 एडीए और 44 एई जहां ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। स्पेसिफाइड जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन रजीम है उनके लिए आईटीआर 4, और जहां पे ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। कंडीशन जो हमने आईटीआर 1 भरने की बताई, वो सारी कंडीशन इस केस में आईटीआर 4 के केस में एप्लीकेबल होगी। आईटीआर 5 होता है उनके लिए जो सोसाइटीज हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए एप्लीकेबल होगा। और ड्यू डेट क्या होगी, जैसे मैंने आपको डेट बता दी है कि 31 जुलाई जहां पे आपकी इनकम सैलरी पेंशन से आती है, बट उस केस में एप्लीकेबल नहीं होती, तो 31 अगस्त जहां आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, जहां ऑडिट की जरूरत है 31 अक्टूबर, और जहां ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरूरत है वहां 30 नवंबर। कंपनी के लिए आईटीआर 6 एप्लीकेबल होगा, बट वो कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी रिलीजियस ट्रस्ट या चैरिटेबल के लिए एग्जिम्पशन क्लेम करते हैं उनके लिए आईटीआर 7 है। अदरवाइज आईटीआर 6 एप्लीकेबल है। ऑडिट है तो आपकी ड्यू डेट अक्टूबर 31, ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट अगर आपको सबमिट करनी है तो 30 नवंबर, और एक आईटीआर 7। ये एप्लीकेबल होगा उन सारी कंपनियों के लिए जो प्रॉपर्टी पे चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, हॉस्पिटल हैं, इनका है आईटीआर 7। टोटल 7 फॉर्म है और ड्यू डेट के हिसाब से इनको फाइल करना पड़ेगा। आपने इसको हमें समझा दिया, और मुझे लगता है किसी को भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे लगता है वो यहाँ से दूर हो सकता है, जितनी बातें आपने उनको बताई आईटीआर फॉर्म को लेकर। अब आपके पास में आती हूँ सुनील जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इस बार ही है, ये इंपॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि अब बदला बदला सा आपको जब आईटीआर आप भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पर कई सारे कॉलम्स या तो ऐड हुए नए मिलेंगे, या तो कुछ कॉलम्स आपको हटे हुए मिलेंगे, यानी आपको पूरा का पूरा जो आईटीआर का फॉर्म है वो बदला बदला नजर आएगा। अब आप बेहतर तरीके से इसमें बता सकते हैं कि क्या क्या इस बार बदल गया है सुनील जी। देखिए, सरकार क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रही है। तो आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रही है ताकि उसको ऑटोमेटिक कंप्यूटर से मैच किया जा सके। तो अब चेंजेस किस तरह के हैं? चेंजेस है मोर डिस्क्लोजर को लेके। जैसे मतलब अब आपसे कह दिया कि आपके पास में अगर एक एड्रेस है, एक ईमेल आईडी है, तो आप साथ में सेकेंडरी ईमेल आईडी और एड्रेस दे सकते हैं, और अपने प्रोफेशनल का भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई इंटीमेशन आती है, कोई नोटिस आता है, और आम आदमी अपना पोर्टल या अपनी मेल को चेक नहीं कर पाता, या इनकम टैक्स से कोई नोटिस आता है तो थोड़ा घबरा जाता है कि पता नहीं इनकम टैक्स से क्या नोटिस आया है, वो समझ नहीं पाता। तो वो अपने प्रोफेशनल का अगर ईमेल आईडी दे सकता है तो वो उसको समझा देगा कि भाई इस पे क्या घबराने वाली बात कोई नहीं है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मांगी है, जैसे मैंने बताया कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स, अब आपके पास में जैसे आईटीआर 1 में एक और चेंज कर दिया कि अब आपको 2 हाउस प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि 2 हाउस प्रॉपर्टी को मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया था। तो वो भी एक सुविधा दे दी है कि 2 हाउस प्रॉपर्टी तक हम आईटीआर 1 में ही आपको एकोमोडेट कर लेंगे। एक और सुविधा दी है कि अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है, आपको पता होगा अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है, और आजकल ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स में या डेट्स में या इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज में, क्योंकि शेयर मार्केट में बड़ा बूम आया था, तो आईटीआर 2 फाइल हुआ करता था। लेकिन अब क्या कह दिया कि अगर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर से या लिस्टेड म्यूचुअल फंड से गेन है, लेकिन वो गेन 1,25,000 रुपए से कम है। 1,25,000 क्यों? क्योंकि 1,25,000 रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उसको लेके उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, आप उसको भी आईटीआर 1 में ही एकोमोडेट कर लीजिए। इसके अलावा आपको पता होगा पिछले दिसंबर में बहुत बड़ी सर्चेज हुई थी, जहां पे ये पता चला था कि लोग पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे फेक डोनेशन क्लेम कर लिया करते थे, फेक डिडक्शन क्लेम किया करते थे। उस दायरे को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आपको कंप्लीट डिटेल देनी है उसमें कि अगर आपने किसी को डोनेशन दिया है तो उसका नाम बताइए, उसका पैन नंबर बताइए, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, आपने कैसे पैसे दिया था, आप सारी डिटेल आपको देनी है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी आपसे सारी डिटेल मांग ली है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपने किसको दिया, कैसे दिया। इसका मतलब है कि मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी है ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके एआईएस से और आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन से मैच हो सके। एक बात का आपको याद रखना है, हमारे यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न लोग भरते हैं वो बड़ी कैजुअल तरीके से भरते हैं, बस लास्ट में आएंगे और कैसी भी उसको लगता है कि हमें भरनी है क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट आ गई है। ऐसा नहीं है जी, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा फॉर्म आपको देखना है
और आजकल सरकार ने बड़ी सुविधा दे दी है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप खुद भर सकते हैं। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, वो आपको भरने में भी हेल्प करता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई रह जाएगा तो आपको बताएगा कि इन्फॉर्मेशन आप और पुट कर दीजिए, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से सोच समझ के उसको फाइल करना है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। विमल जी, आज 9 तारीख है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। अभी भी लोगों के पास मौका है कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं? क्या इस बार कुछ डॉक्यूमेंटेशन कम भी लगेंगे और कौन-कौन से हैं वो जो बहुत ज़रूरी है कि अभी से आप इकट्ठा करके रख लें डॉक्यूमेंटेशन? देखिए स्मिता जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम आईटीआर 1 की बात करते हैं तो इसको सहज फॉर्म कहा गया है। सहज फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन होंगी। इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया, 2 हाउस प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी शेयर से अगर आपकी इनकम अप टू 1.25 लाख है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। बट डॉक्यूमेंटेशन की जब बात होती है तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें समझने हैं। एक फॉर्म नंबर 26 एएस होता है। फॉर्म नंबर 26 एएस ये होता है कि जहां भी आपका टैक्स कटा है, टैक्स क्रेडिट आपके पैन नंबर पे है, वो आप फॉर्म नंबर 26 एएस से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने जब आपको इनकम दी तो उसके ऊपर टैक्स काटा, तो उसका टैक्स सर्टिफिकेट भी इशू होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो फॉर्म नंबर 16 होता है, अदर देन सैलरीड एम्प्लॉय फॉर्म नंबर 16A होता है। उसके साथ एआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या है, वो अवेलेबल है, आप अपना पैन नंबर डालिए, टैक्स की वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपका एआईएस डाउनलोड हो जाएगा। तो एआईएस में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी? वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो आपकी इनकम है, जिसको बैंक ने इनकम टैक्स को दिया, आपके स्टॉक एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, आपने प्रॉपर्टी सेल की है वो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, आपने कार सेल परचेज की है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो आपके पैन से लिंक्ड है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपके एआईएस में आ गई। और तीसरी है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी इसके अंदर कैटेगरी वाइज आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो यानी जब आप अपना आईटीआर भरें तो सबसे पहले आप ये 3 फॉर्म को डाउनलोड करें, 26AS, एआईएस एंड टीआईएस। उसके बाद आप अपने टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, अदर देन सैलरी 16A आप अपने पास लेके बैठे, अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने सामने रखें और हेड वाइज अपनी इनकम को रिकंसाइल करें। 5 हेड है इनकम टैक्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, यानी हेड वाइज आप टोटल इनकम को रिकंसाइल करें और रिकंसाइल करने के बाद देखें कि मेरी सारी इनकम मैच हो रही है, मेरा टीडीएस जो कटा है जिसको मैं क्लेम करूंगा एज ए क्रेडिट, मेरे पास टीडीएस सर्टिफिकेट है या नहीं है, या मेरा टीडीएस काट लिया बट टीडीएस सामने वाले ने जमा ही नहीं कराया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सारी चीजों को रिकंसाइल करें, क्योंकि जब आप रिकंसाइल कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी टोटल हेड वाइज इनकम कितनी है, कितना टैक्स बनेगा। और फिर आप सेलेक्ट करते हैं ना ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, जिसके तहत इनकम टैक्स के स्लैब के बेसिस पे आपका इनकम टैक्स आएगा, तो कितना इनकम टैक्स मेरा बना और कितनी टैक्स क्रेडिट मेरे पास है। और ऐसा हो सकता है कि जब आप वर्किंग करने बैठे हैं तो आप ऐसी भी इनकम देखें जो एआईएस में आ रही है, जो आपने पकड़ी ही नहीं है, जहां पे टैक्स लगने की गुंजाइश है। तो यानी रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी है। बैंक के केस में हमने क्या देखा है, कई बार लोग एक ही बैंक का अकाउंट नंबर डालते हैं जबकि उनके मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं। करेक्टली आपके जितने बैंक अकाउंट हैं वो सारे के सारे आप डिस्क्लोज कीजिए, क्योंकि एआई के जरिए आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी से डेटा ले रही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम है कि आपके नाम पे, आपके पैन नंबर पे कितने बैंक अकाउंट हैं। जब ये सारा रिकंसिलिएशन आप कर लेंगे तब आपका आईटीआर एक बार के लिए रेडी हो जाएगा। फिर से रिव्यू कर लें कि कहीं पे कोई चीज रह तो नहीं गई। टीडीएस लेने के बाद, टीसीएस लेने के बाद, एडवांस टैक्स देने के बाद हो सकता है आपको और भी इनकम टैक्स देना पड़े डिफरेंशियल, तो उसका पेमेंट करना है आईटीआर भरते वक्त।
और इंश्योर करना है ये सारे डॉक्यूमेंट, जहां आप डिडक्शन और एग्जिम्पशन क्लेम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो वहां एग्जिम्पशन और डिडक्शन चैप्टर 6A में मिलती है, तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या? 80C के अंदर जब आप पीपीएफ, LIC, 80D के अंदर मेडिक्लेम, 80E के अंदर जब आप लोन की बात करते हैं, 80G के अंदर डोनेशन की बात करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कई स्क्रूटनी नोटिसेस भेजे हैं जहां पे डिडक्शन क्लेम की गई लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो हाँ, फॉल्स थे। यानी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जब आप ओल्ड रेजिम ऑफ इनकम टैक्स सेलेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल। ओवरऑल ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेंगे हाँ, आपके ITR प्रिपरेशन के लिए और फाइलिंग के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि सुनील जी हमेशा कहते हैं, मैडम फिनांस मिनिस्टर से कुछ छिपता नहीं है, तो इसलिए आईटी डिपार्टमेंट बैठा है कि अगर आपने नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी है, छुपाई है, तो फिर वो तो पता लगा ही लेंगे, इसलिए ईमानदारी से आप ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानेंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है जब ITR आप भरते हैं, और इस बार आपको वो कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है। जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको कैसे करनी है अपनी ITR फाइलिंग, और साथ ही इसमें तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो आप कैसे जानेंगे, समझेंगे, ताकि आप जब ITR फाइलिंग करें तो आपको वो सिस्टम बहुत ही आसान लगे। यही समझने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ दो खास मेहमान सुनील गर्ग और विमल जैन लगातार बने हुए। अब सुनील जी, आपके पास मैं आती हूँ। मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है और उसने म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इन सब में पैसे लगा रखे हैं जहाँ से उसका कैपिटल गेन बनता है, नहीं भी कर रहा है जॉब, फिर भी यहाँ से अगर उसको कैपिटल गेन है, तो फिर ये लोग अपना ITR कैसे फाइल करेंगे, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हों, जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हों? देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पहले ITR 1 में सुविधा नहीं थी। अब ITR 1 में एक सुविधा दे दी है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,25,000 रुपए तक है। यानी लिस्टेड म्यूचुअल फंड से आपको है, लिस्टेड इक्विटी से है, या यूनिट ट्रस्ट से है, यूनिट से है, तो आप 1,25,000 रुपए तक का कैपिटल गेन, कि उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो आप वहां पे डिक्लेयर कर दीजिए और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि लोग बहुत सारे फंड में पैसा लगाते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इक्विटी में पैसा लगाते हैं, और बहुत सारे लोग तो F&O में पैसा लगाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, डेरिवेटिव में पैसा लगाते हैं। और वो अक्सर गलती क्या करते हैं कि जो F&O में काम कर रहे हैं वो उसको कैपिटल गेन मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि F&O में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो वो आपका कैपिटल गेन नहीं है, वो आपका बिजनेस इनकम मानी जाती है। और जैसे ही आपकी बिजनेस इनकम को हिट करेगा, वो सीधा सीधा आपका ITR फॉर्म भी चेंज कर देगा। वो ITR 2 नहीं होगा, वो ITR 3 में जाएगा फिर आपके पास में। जहां तक सवाल है, आपको प्राइवेट इक्विटी मान लीजिए आपके पास है, आप प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर है, तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं, हमने देखा है कि वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को डिक्लेयर ही नहीं करते हैं कि मेरे पास कितने किसी कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, जबकि ये मैंडेटरी है कि आपको बताना होगा कि आपके पास में किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी कंपनी के कितने शेयर, आपका ओपनिंग बैलेंस था, कितने आपने एक्वायर किए, यानी कितने परचेज किए और किस भाव में परचेज किए, अगर आपने सेल किए हैं तो किस भाव में सेल किए हैं। लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, मान लो अपने अपनी वाइफ को, बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर आपको उसकी भी डिटेल देनी है कि मैंने किसको ट्रांसफर किया और कितने अमाउंट पे। अगर गिफ्ट किया है तो आपको गिफ्ट बताना है कि कितना आपको गिफ्ट आपको बताना है। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो एम्प्लॉइज हैं और जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, उनको ईसॉप मिलते हैं, और कई बार फॉरेन कंपनीज के ईसॉप मिलते हैं। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा देते हैं। और आपको पता होगा कि अगर आपने कोई भी फॉरेन असेट्स आपने एक्वायर कर ली है, या आप किसी बैंक खाते में बेनिफिशियरी भी हैं फॉरेन के, तो फिर आपके पास में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसको डिक्लेयर करना। और अक्सर हमने देखा है कि लोग उसको जाने अनजाने में, बहुत सारे लोग जान के और बहुत सारे लोग अनजाने में उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको इनकम टैक्स एक्ट नहीं, ब्लैक मनी एक्ट के प्रोविजन भी लागू हो जाते हैं, और उसमें पेनल्टीज बहुत ज्यादा है। अभी सरकार ने, आपको पता होगा, एक ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम भी चला रखी है कि अगर आपने कोई, आपके फॉरेन असेट्स है जो अनजाने में आपसे रह गई है, तो आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए और मिनिमम पेनल्टी के साथ में उसको जमा करवा दीजिए। इसके अलावा हमने देखा है सिमता, कि लोग जब अपनी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है उनको, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जो कैपिटल गेन है वो 12.5% है। शॉर्ट टर्म अगर अनलिस्टेड है, यानी लिस्टेड है, तो 20% है, वरना स्लैब रेट पे लगता है।
तो लोग क्या करते हैं, कई बार जानबूझ के उसको लॉन्ग टर्म दिखाने के चक्कर में गलत डेट डाल देते हैं एक्विजिशन की। लेकिन जैसा भी आपने विमल जी ने बताया था कि सरकार आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर चीज़ आपके पेन से लिंक्ड है, और फिर आपको दिक्कत होती है कि वो जाके आपको कैपिटल गेन की आपको लायबिलिटी आ जाती है। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है वो देखी है कि लोग रिटर्न भरने के बाद में आराम से सो जाते हैं, देखते नहीं है कि मेरी रिटर्न डिफेक्टिव तो नहीं हो गई है, कोई इंटीमेशन तो नहीं आ गई है, कोई नोटिस तो नहीं आ गया है। तो रिटर्न भरने के बाद में दोबारा अपने पोर्टल को चेक करो, अपने मेल को चेक करो कि कोई मेरे पास इंटीमेशन तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है रिटर्न में, वरना आपकी रिटर्न अगर डिफेक्टिव हो गई तो ये बात मान लीजिए कि डिफेक्टिव रिटर्न को नॉन एस्ट माना गया इनकम टैक्स एक्ट में, यानी आपने कभी रिटर्न वो भरी ही नहीं। तो रिटर्न भरने के जो आपके सारे फायदे हैं वो नुकसान में बदल जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अब तक आप लोगों ने समझाया। अगर किसी को कम भी जानकारी थी आईटीआर फाइलिंग की तो उसको भी अच्छी जानकारी हो गई होगी। लेकिन अब आखिरी में एक सवाल विमल जी, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर अब तक आपने सबसे ज़्यादा, अगर कोई आईटीआर फाइलिंग करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक वो क्या करता है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोग अपने रिफंड का इंतजार करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि उनको रिफंड नहीं आ रहा उन्हीं गलतियों की वजह से। तो कौन सी वो गलतियां जिससे इस बार उनको बचना है? देखिए, सबसे पहली बात स्मिता जी, सबसे पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? आप रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट हैं? जहां तक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पहले अपना रेसिडेंशियल स्टेटस अराइवेट करना है, क्योंकि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है वो इस पे डिपेंडेंट है। फिर आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन, क्योंकि 7 फॉर्म अवेलेबल हैं, किस केस में आईटीआर 1 जाएगा, किस केस में आईटीआर 2 जाएगा, ये जानकारी होना भी जरूरी है। आईटीआर 1 को सहज कहा गया है, प्री फिल्ड फॉर्म है, बट उसके कंटेंट क्या होंगे? आईटीआर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है, नॉट लायबल टू ऑडिट 31st अगस्त, लायबल टू ऑडिट 31st अक्टूबर। ये सारी इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। कई बार हम ड्यू डेट में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यानी रेसिडेंशियल स्टेटस, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना है और उसकी ड्यू डेट क्या है। फिर आपको रेजीम, न्यू रेजीम टैक्सेशन की जो एप्लीकेबल है वो डिफॉल्ट है, ओल्ड रेजीम आपको ऑप्ट करनी पड़ती है। तो यानी आपको जब आईटीआर भरना है तो ये ध्यान रखना है कि आप ऑप्ट कैसे करेंगे। उसके बाद जैसे डिस्क्लोजर की बात आती है कि जब मैं अपना आईटीआर भर रहा हूं तो मेरा डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए। डिस्क्लोजर के लिए मैंने बताया कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले लीजिए, जहां पे आपने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया है, हेड वाइज डिवाइड कर लीजिए कि सैलरी में कितना है, हाउस प्रॉपर्टी में कितना है, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। फिर उसको 26 एएस, एआईएस, टीआईएस के साथ रिकंसाइल कीजिए। जो मैं 26 एएस, एआईएस, टीआईएस कह रहा हूं, ये आपके लिए देखना जरूरी है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि वहां जो लिखा है वो सही है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं तो आप अपने डिस्क्लोजर को डालिए, अपने हेड ऑफ इनकम को क्लियरली रिकंसाइल कीजिए। फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम जो आप अराइवेट कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कीजिए। जैसा कि सुनील जी ने भी कहा कि कैपिटल गेन के केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, और गलत एप्लीकेशन करते हैं ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम करेक्ट डिस्क्लोजर करें, क्योंकि ये जो मिस्टेक है इसकी वजह से आपके पास स्क्रूटनी नोटिसेस भी आ जाती हैं। तो जब आप अपना आईटीआर भरें तो सबसे पहले उसको चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जो आप सबमिट करेंगे। जब आपने भर दिया उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अदरवाइज ये इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। यानी विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अपने आईटीआर जो आपने फाइल किया उसको आप वेरीफाई कीजिए। और क्वाइट ऑब्वियस, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला है उसको चेक करते रहिए, कहीं कोई डिफेक्ट की वजह से आपके पास कोई ईमेल तो नहीं आया। अगर कोई डिफेक्ट आया है तो आप उसे करेक्ट कीजिए, तभी आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। जब एक कॉमन मिस्टेक आप सब तरह से कवर अप कर लेंगे तो अगर रिफंड होगा आपके आईटीआर में तो वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपके आईटीआर में कहीं डिफेक्ट रह गया, कहीं आपने गलत रिपोर्टिंग कर दी, आपका डिस्क्लोजर करेक्ट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं करता, आपने रिकंसाइल नहीं किया 26 एएस, एआईएस, टीआईएस से,
तो जो आपकी रिफंड की प्रक्रिया है वो लेट हो जाती है, और सब्जेक्टिविटी के कारण आपके ऊपर डिफरेंशियल इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी अराइवेट हो जाती है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक हम बता रहे हैं, इन जनरल आपको सारी चीजों का बारीकी से ध्यान देना है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस आईटीआर फॉर्म को प्री फिल वे में सहज जो आईटीआर 1 है, सुगम जो आईटीआर 4 है फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन रेजिम में आते हैं, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जिनके बुक्स की कोई ऑडिट नहीं होगी, लाइक जो बिजनेसेस हैं 2 करोड़ रुपए तक के, उनके लिए 6% का प्रेजेंटिव इनकम की बात कह दी उनने। जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, उनके लिए भी उन्हें 50 लाख की लिमिट दे दी, बट कैश रिसीट है तो वो 75 लाख, बट लेस देन 5% ऑफ टोटल रिसीट होना चाहिए। इस तरीके से सारी चीजों को आपको एज ए होल देखना पड़ेगा, बिल्कुल, कॉमन मिस्टेक और इन कॉमन मिस्टेक से आपको बचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो समझाया है, मुझे नहीं लगता यहाँ से किसी को भी डाउट होगा अब अपना आईटीआर फाइलिंग करने में। अगर होगा तो फिर वो आगे और भी मदद ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा उनके लिए एक कह सकते हो कोर्स है, जिसमें उन्होंने सीख लिया कि आईटीआर फाइलिंग उनको कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच विमल जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं सीबीएस के साथ। नमस्कार।